जी पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप एंड पे ज़रा तशरीफ़ लाएं, बिल्कुल एंड पे। प्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था, आज इसको मुकम्मल कर लें। 3 सिनेरियोज होते हैं। पेज नंबर एंड पे पेज नंबर बगैर एंड पे चैप्टर के ये जो टेबल बना हुआ है, और उनमें भी एंड पे ये ट्रीज बने हुए हैं। बिल्कुल जब चैप्टर एंड होता है ना, तो फ्लो चार्ट्स बने होते हैं। इनमें आखिरी फ्लो चार्ट जो है प्रेजेंटेशन, उसकी हेडिंग होगी, हाँ, चैप्टर 14 से पिछला सफ़ा। एम ए कर लें, किताब को एम ए कर लें जी। तो 3 सिनेरियोज हो सकते हैं जी। गुड्स पहले आ गई, डिलीवरी कैश बाद में। कैश पहले आ गया, डिलीवरी बाद में। ना कैश ना डिलीवरी, लेकिन अनकंडीशनल राइट एस्टैब्लिश हो गया। कल वाला सवाल, सर आसिफ का दूसरा ऑर्डर सही है। 3 सिनेरियोज। नंबर 1, गुड्स डिलीवर्ड फर्स्ट, तो कैश बाद में। तो इस केस में हमने कहा था कि सेल आज प्रेजेंट वैल्यू पर और डेटर बुक करेंगे। कैश रिसीव्ड फर्स्ट और गुड्स बाद में, तो ये लायबिलिटी बुक करेंगे और फिर सेल्स को फ्यूचर वैल्यू पे बुक करेंगे। तीसरा केस, नो कैश नो डिलीवरी बट अनकंडीशनल राइट इज एस्टैब्लिश्ड। तो इस केस में हमने इस पे ऑर्डर डेट, इस पे ऑर्डर की प्लेसमेंट की डेट पर ही रेवेन्यू, ये रिसीवेबल, अनकंडीशनल राइट क्या है, रिसीवेबल, वो रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है। अच्छा, अब गुड्स पहले आई, गुड्स पहले डिलीवर हुई, ये हमारा एग्जाम्पल 1 था। ठीक है, गुड्स पहले डिलीवर और अनकंडीशनल राइट एस्टैब्लिश हो गया, तो उसकी एंट्री ये की थी हमने, क्या, रिसीवेबल डेबिट, ए का रेवेन्यू क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट बी का रेवेन्यू क्रेडिट। अनकंडीशनल राइट है और गुड्स डिलीवर हो गई, तो रिसीवेबल बुक करें, रिसीवेबल बुक करें। तो एग्जाम्पल 1 पेज 471, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, दूसरी चीज, गुड्स डिलीवर हो गई, कैश अभी आना था, लेकिन जो राइट एस्टैब्लिश हुआ, राइट टू रिसीव कैश, वो कंडीशनल था अपॉन समथिंग। तो हमने कहा था इसको क्या रिकॉर्ड करो, एज अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट, और जब वो कंडीशन मीट कर लो, ये सवाल। ठीक है जी। 28 फरवरी को ए का रेवेन्यू तो बुक कर लिया क्योंकि गुड्स डिलीवर हो गई, लेकिन कंडीशन लगी हुई थी कि बी का रेवेन्यू, बी का तुम्हारा ये रिसीवेबल तब अनकंडीशनल बनेगा जब बी डिलीवर कर दोगे। तो हमने इसको फिर इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, और जब वो कंडीशन मीट हो गई तो फिर इसको रिक्लासिफाई करके रिसीवेबल बना लिया था। ओके, डन। तो ये पेज नंबर 472 पर एग्जाम्पल 2 हो गई। ठीक है जी। तीसरा क्या है यार, तीसरा तो सिंपल है, ये तो आप कई दफ़ा कर चुके हैं। कैश रिसीव्ड अगर पहले हो जाए तो आपने डेबिट कैश और क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कर लेनी। ठीक है, कैश ही पहले आ गया तो फिर तो मसला नहीं। प्रेजेंटेशन में हम इस वक्त डेबिट की बात कर रहे थे। ठीक है जी। अब ये जो तीसरा केस था हमारा, इसको ज़रा समझते हैं। वैसे तो समझ आ गया था हमें, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात थी, जो बात आज आपके सामने आखिरकार क्लियर होने लगी है। मिसाल के तौर पे आपने आज ऑर्डर दिया जाके होंडा वालों को कि हमें आपने कार डिलीवर करनी है। ठीक है जी। और ये आप हैं, आप क्या नाम है, दानियाल। तो दानियाल भाई आज गए और उन्होंने जाके आज होंडा वालों को कहा कि आपने मुझे गाड़ी डिलीवर करनी है। होंडा वालों ने कहा ठीक है, अभी जनवरी है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च का इंतज़ार करें, और आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके साथ, और 1 महीने के बाद आपको, ऐसी एग्जांपल है, गुड्स डिलीवर करेंगे, जो एग्जांपल करनी है ना हमने, इसके बाद
उन एग्जाम्पल्स की थोड़ी सी बुनियाद वो यही इसी तरह से है, तो इस तरह से बना देंगे, ठीक है। और 1 मार्च को आप कैश दे देना, ठीक है। अब ये बात तो कोई ऐसी डिफरेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होने पर कोई मसला नहीं होता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने पर कोई मसला, कोई रिकॉर्डिंग, कोई एंट्री नहीं होती। जिस दिन होंडा वाले, अब होंडा वालों की किताबों में एंट्री नहीं, जिस दिन होंडा वाले कार डिलीवर करेंगे दानियाल को, तो एंट्री करेंगे डेटर दानियाल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट अनकंडीशनल राइट। और जब दानियाल से पैसे आ जाएंगे तो कैश डेबिट डेटर दानियाल क्रेडिट। लेकिन सवाल में मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन होंडा वालों ने लिखवा ली, होंडा हैज़ अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन, होंडा हैज़ अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। बिल्कुल उस सवाल जैसा, सर आसिफ के दूसरे ऑर्डर जैसा। अब ये वो सवाल और है ना, उसमें मैं सिर्फ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट को बेस बना रहा हूँ। इसमें तो मैं कह रहा हूँ पहला कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा हुआ है, ये पहला क्यों ऐसे नहीं हो सकता, पहला कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करने गया वो में तो सर ने कहा था ना कि 7 दिन बाद मेरा तुम पे एतमाद इतना बढ़ जाएगा, होंडा पे, तो होंडा, मैं तो होंडा ही लैसा, हमारा तो पहले ही बड़ा है तो हम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बात नहीं लिखी तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में ये बात अगर लिख दी गई कि होंडा हैज़ अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी ऑन ऑर्डर डेट, ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेट, तो फिर क्या एंट्री करेंगे हम? हाँ, तो ये आपने रिसीवेबल को डेबिट कर लेना, आपकी मजबूरी है, अनकंडीशनल राइट तो स्टैब्लिश हो गया, तो इस दिन खड़े होकर आपने एंट्री पास की रिसीवेबल डेबिट, ठीक है जी। अब ये रिसीवेबल तो आपने डेबिट कर दिया, अब ये रिसीवेबल डेबिट करके अब आप भी खुद को लायबल फील करें ना, लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स, तो रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर लिया आपने, ठीक है जी। उसके बाद जिस दिन गुड्स डिलीवर कर दें उस दिन एंट्री पास करें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है जी। और उसके बाद 1 महीने बाद जब दानियाल भाई कैश दे दें तो फिर आप उसकी एंट्री कर लें। असल इम्पॉर्टेंट बात यह है, असल तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका सारे कॉन्ट्रैक्ट उड़ गया, ठहर जाओ। असल इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट डेट पर एंट्री कब हो रही है, जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो ये केस कौन सा है? नो कैश नो डिलीवरी बट अनकंडीशनल राइट एस्टैब्लिश, नो कैश नो डिलीवरी, बट देखो कैश आ गया तो कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, डिलीवरी कर दी तो रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया और डेटर डेबिट, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों ना हो क्या फिर भी एंट्री हो सकती है? तो यही तो वो केस था, नो कैश नो डिलीवरी लेकिन अनकंडीशनल राइट एस्टैब्लिश हो गया ऑर्डर डेट पे। ये सिर्फ तब करेंगे जब सवाल में लिखा होगा, ठीक है। अब जिस दिन कैश आ गया उस दिन एंट्री पास करेंगे होंडा वाले कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। यहाँ तक कोई मसला है? ये तो वही बात है जो हमने सीखी थी, जो हमने अप्लाई भी कर ली थी, ठीक है। तो ये 3 मौक़ों पर 3 एंट्रियाँ आ गई। लेकिन मेरे बच्चों असल पूरी कहानी पता है क्या है? पूरी कहानी ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसलेबल हो तो ये एंट्री सही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अगर नॉन कैंसलेबल हो, कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसलेबल है तो फिर कौन सा अनकंडीशनल राइट है, कल को वो कैंसिल कर दे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर नॉन कैंसलेबल हो, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन कैंसलेबल, तो फिर ये एंट्रीज होंगी। अब आपके ज़हन में अगला सवाल आएगा, अगर नॉन कैंसलेबल था तो फिर कल ये एंट्रीज क्यों की थी सर आसिफ वाले कॉन्ट्रैक्ट में, दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में? बोलो किसने लिखा हुआ? आप जाके देखो कहाँ लिखा हुआ है। खामोशी के केस में बाय डिफ़ॉल्ट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ही नॉन कैंसलेबल होते हैं बेटा, याद रखना। कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट नॉन कैंसलेबल ही होता है, किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि उसको कैंसिल कर दे। कैंसिल कर देते हैं लोग, कर देते हैं, उस पर पेनल्टी वगैरह ये वो सारा कुछ, वो फिर अगली कहानी है। लेकिन खामोश हो सवाल तो हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है तो बस उसको फिर आपने पूरा करना है फिर जी बिल्कुल। तो इसलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट भाई ने लॉ की प्रोविज़न बताकर हमें बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जब वो कैंसलेबल हो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। चलो अच्छी बात है।
अच्छी बात है, भाई की हेल्प से हम फिर इस नतीजे पहुंचे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसलेबल हो तो फिर पहली एंट्री नहीं होगी। फिर वही सिंपल एंट्री है कि जब गुड्स डिलीवर करेगा तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा और उसी दिन अनकंडीशनल राइट को रिकॉर्ड करेगा। ये स्टैंडर्ड कहता है कि भाईजान अगर कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना तो फिर ये कोई चक्कर नहीं है, ये कोई चक्कर नहीं है। फिर तुम जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस दिन तुम रेवेन्यू रिसीवेबल रिकॉर्ड कर रहे हो। किस बात का रिसीवेबल? कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट कल को फोन करके कह दे कि जी, असल मसला तो ये है ना कि किसी भी मौके पे यहाँ पे ईयर एंड आ जाए, फिर तीनों रिसीवेबल बुक कब करना है? जब नॉन कैंसिलेबल है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि राइट टू रिसीव तुम्हारा अनकंडीशनल एस्टैब्लिश हो गया, तो फिर तुम्हारी बैलेंस शीट में ये डेटर नजर आए ना। और अगर कैंसिलेबल है तो क्या पता कल को कैंसिल हो जाए, तो तुम गलत डेटर क्यों शो करते हो? इसको शायद उसने टारगेट किया जाके। बहरहाल छोड़े इस बात को, सादा बात, कॉन्ट्रैक्ट अगर नॉन कैंसिलेबल है तो जो कल पढ़ा था वो करना है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल हो तो फिर आपने पहली एंट्री नहीं करनी। तो रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट जब आप गुड्स डिलीवर करेंगे, सिंपल, और फिर जब कैश आ जाएगा तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है जी। अब इसके लिए भी आपको ये असल में पहले मैंने करवाना था ब्रेक से पहले ही, लेकिन फिर मैंने कहा ज़रा फ्रेशनेस ना जाती रहे, तो ये फिर मैंने थोड़ा सा आगे खींच लिया इसको। ये देखो जी, नो कैश नो डिलीवरी बट अनकंडीशनल राइट एस्टैब्लिश। अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल है तो फॉलोइंग एंट्री ऑन एस्टैब्लिशिंग अनकंडीशनल राइट करें। रिसीवेबल बिलावल, यहाँ हमारा रिसीवेबल दानियाल, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल हो तो नो एंट्री इज मेड एट टाइम ऑफ एस्टैब्लिशिंग, ठीक है। नो एंट्री इज मेड एट टाइम ऑफ एस्टैब्लिशिंग अनकंडीशनल राइट। मतलब क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट में रहा है कि अनकंडीशनल राइट तुम्हारा क्या हो गया है, एस्टैब्लिश, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैंसिलेबल, तो फिर कोई एंट्री नहीं करनी जिस दिन ये राइट एस्टैब्लिश हो रहा है। राइट एस्टैब्लिश हो भी रहा है तो स्टैंडर्ड कहता है मेरी नज़र में नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसके लिए पेज 473 का कैंसिलेबल है, एग्जाम्पल 4, पेज 473 एग्जाम्पल 4, ये अब करवानी है आप, 2 मिनट की एग्जाम्पल है। और पेज 470, सॉरी इधर आओ यार, पेज 473 एग्जाम्पल 4, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल हो तो आपने क्या कहते हैं जी, आपने पहली वाली एंट्री नहीं करनी। और दूसरा इसी पेज के ऊपर पेज 473, इससे अगले 474 क्वेश्चन एग्जाम्पल 5, इसमें क्या है जी, नॉन कैंसिलेबल, ठीक है जी। चल इसको ना अब आप मैं तो कहता हूँ, वो तो पहले ही पता है आपको, इसको नोट कर लेना अगर साथ। जी डन, नोट करना है। चलिए ये देख लें जरा, एक दफा सवाल देख लेते हैं और उसके बाद जी फिर नोट करना होगा तो बेशक कर लेना दोबारा। ऑन यकम जनवरी एक्स 9 एन एंट्री एंटर्स इनटू अ कैंसलेबल कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रोडक्ट टू कस्टमर ऑन 31 मार्च। तो गुड्स कब डिलीवर होनी है जी, डिलीवर कब होनी है गुड्स जी, 31 मार्च। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे कंसीडरेशन ऑफ 1000 इन एडवांस। अब ये जो लाइन है ना बेटा, ये कभी कभी उसने सीधी बात नहीं लिखनी, ये आपको ढूंढनी पड़ेगी। पेज नंबर 470 मिटा दिया मैंने, पेज 473, जिंदगी का मकसद ही मिटा दिया था अपना सॉरी यार। कस्टमर रिक्वायर्स टू पे, कस्टमर रिक्वायर्स टू पे कंसीडरेशन ऑफ 1000, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर से कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कस्टमर टू पे, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कस्टमर रिक्वायर्ड टू पे, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कस्टमर टू पे ऑन 31 जनवरी।
ठीक है, अगली बात बाद में करते हैं। और प्रोडक्ट 31 मार्च को, अच्छा जी, मामला अब कुछ इस तरह से है कि 31 जनवरी पे, 1 जनवरी पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कर रहा है कस्टमर से, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कस्टमर टू पे ऑन 31 जनवरी। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर टू पे का मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल राइट इस दिन एस्टेब्लिश हो रहा है। ये ढूंढना पड़ा करेगा आपको, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव किस दिन एस्टेब्लिश हो रहा है जी? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कर रहा है कस्टमर से कि पे करो, 31 जनवरी। ठीक है। और उसके बाद जबकि वो कस्टमर पे जाके कर रहा है 1 मार्च को, कोई मसला नहीं है, अब वो बाद में पे कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ था ना जी कैश किस दिन जी। ये बात समझें प्लीज, ये जो लाइन है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे, ये कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे ऑन 31 जनवरी, मैं कह रहा हूं ये वो लाइन है जो बता रही है कि अनकंडीशनल राइट टू रिसीव 31 जनवरी को एस्टैब्लिश हो गया है। वो अलग बात है कि वो कैश दे बाद में रहा, ये डेट सब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगी सवाल में। ठीक है। अब आप 31 जनवरी को आप एंट्री करने लगे रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, तो फौरन आपकी नज़र पड़ी ओ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेबल हो जाए तो अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होने की डेट पर आपने कोई एंट्री पास नहीं करनी। तो 31 जनवरी पर आपने कोई एंट्री पास नहीं की। ठीक हो गया जी, सही है, बात समझ आई है। पहली बात आइडेंटिफाई करना पड़ा आपको कि अनकंडीशनल राइट कैसे कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कर रहा है कस्टमर को कि तुमने देखो ना, नो कैश नो डिलीवरी है, 31 जनवरी को नो कैश नो डिलीवरी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है इस दिन तुम पेमेंट, इस दिन तुम जो है वो इस दिन तुम पे करो। तो कॉन्ट्रैक्ट किस दिन रिक्वायर कर रहा है कि वो पे करे? 31 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कर रहा है कि तुमने पे करना है। पे कर रहा है कस्टमर, बाद में डिलीवरी हो रही है उसके भी बाद में। तो 31 जनवरी को जब कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कर रहा है कस्टमर को पे करे, तो उस दिन अनकंडीशनल राइट इसका एस्टैब्लिश हो रहा है। अब अनकंडीशनल राइट जिस दिन एस्टैब्लिश हो जाए नो कैश नो डिलीवरी में, तो हम एंट्री करते हैं रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। जब ये एंट्री करने जा ही रहे थे कि ऊपर नजर आया कैंसलेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेबल हो तो पहली वाली एंट्री अभी पढ़ के आ रहे हैं, ये नहीं करनी। ठीक है, तो फिर वही सिंपल काम है यार, ये बाद में करना चाहिए था। खैर चलो, अगला काम क्या है जी? 1 मार्च को कैश, तो कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, अमाउंट नहीं गिवन, चलो अब। और उसके बाद फिर 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट। अच्छा, थोड़ा सा फर्क आ गया हमारे उस सवाल से ना, उसमें कोई मसला नहीं, उसमें बस यही था, इधर देखो, नो कैश नो डिलीवरी, डिलीवरी कैश। हमारा क्या हो गया? नो कैश नो डिलीवरी, कैश और डिलीवरी, कोई मसला नहीं, वो तो हमें वैसे ही पता है, कभी कैश पहले डिलीवरी बाद में, कभी 2 साल का अरसा नहीं पड़ा तो डिस्काउंटिंग वाला चक्कर ही कोई नहीं। ठीक है, तो कैश पहले डिलीवरी बाद में तो कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, और पहले डिलीवरी कैश बाद में तो डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, और बाद में फिर रिसीट। ठीक है ना, तो बस वो भी मैं थोड़ी देर पहले जो पढ़ा रहा था वो क्या था, वो यहाँ पर थोड़ा असल में एग्जांपल इस तरह से बन गई ना। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट ये यहाँ पर क्या है, अनकंडीशनल राइट। ठीक है, नो कैश नो डिलीवरी, यहाँ पर डिलीवरी, यहाँ पर कैश। तो इस दिन की डिसीजन मेकिंग हो रही है, बाकी तो आपको पता है क्या होना। इस दिन खड़े होकर अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल हो तो अनकंडीशनल राइट एस्टैब्लिश भी हो रहा है, तो आपने एंट्री नहीं करनी। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल हो तो ये एंट्री कर लेंगे। फर्क सिर्फ ये पड़ गया, माजरत, बल्कि अच्छा हो गया, 2 सवाल हो गए ना। ठीक है, यहाँ पे नो कैश नो डिलीवरी इस एग्जांपल में, फिर डिलीवरी फिर कैश, और हमारी इस एग्जांपल में जो हमने रेफर की उसमें नो कैश नो डिलीवरी, फिर कैश पहले आ गया, डिलीवरी बाद में, कोई मसला नहीं। जब 2 साल ज्यादा अरसा नहीं है तो डिस्काउंटिंग वाला चक्कर है ही कोई नहीं। ठीक है, बेटर जब गुड्स डिलीवर हो जाएं तो फिर गुड्स डिलीवर हो जाएं तो फिर बाकी और भी शर्तें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो नहीं कि सिर्फ आपको ये लिख कर दे दिया उसने, कॉन्ट्रैक्ट में पूरी शराइत लिखी हुई होती है। तो उसमें टर्मिनेशन होगी तो उसकी कोई पेनल्टी शनल्टी भी होगी, अगर तो अगर नहीं होगी तो वो सवाल ने बताया नहीं कोई पेनल्टी नहीं है, तो मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट ना लिख सकता। ठीक है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। ठीक है, नॉन कैंसिलेबल या कैंसिलेबल, वो कैंसिलेबल है तो बस ठीक है, फिर आप पहली एंट्री ना करें, क्योंकि कैंसिल करके पेनल्टी दे देगा ना,
फिर ये वाला रिसीवेबल कैसे बुक कर सकते हैं आप आज ही, जो अभी गाड़ी आपने डिलीवर करने का, मैंने नहीं गाड़ी लेनी, तो ये वाला रिसीवेबल बुक नहीं कर सकते, नो पेनल्टी होगी। तो फिर वो अगली बात है, वो फिर पूरी कहानी लिख देगा आपको। अभी सिंपल सी बात है, अगर नॉन कैंसिलेबल है तो पहली एंट्री आपने, सॉरी कैंसिलेबल है तो पहली एंट्री आपने नहीं करनी, ठीक है। इसको आपने नोट कर लेना है, क्योंकि मैं इसी को बदलने लगा हूँ। पिक्चर लेनी है अगर किसी ने तो मैं वो कह रहा हूँ। जी बच्चों, अच्छा अब जरा 5 को एक नज़र देखें, ज़रा जाकर 5 को ज़रा एक नज़र देखें जाकर। सेम क्वेश्चन है, बस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो मैं भी बस यही करने लगा। इसको मैं काट रहा हूँ और इसको क्या कर रहा हूँ, मेरा ज़रा टाइम बच जाएगा, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल है, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कस्टमर टू पे ऑन 31 जनवरी, तो अनकंडीशनल राइट टू रिसीव इस दिन, फिर इस दिन कैश और इस दिन, सवाल तो सेम है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल है तो फिर आपको इस दिन 31 जनवरी पर एंट्री करनी पड़ेगी रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये एंट्री आप पास कर लें। उसके बाद फिर कैश पहले आ गया, कैश पहले आ गया तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। लायबिलिटी तो डिलीवर गुड्स करने के बाद ही खत्म होनी है ना, पर रिसीवेबल खत्म करें, कैश जो आ गया तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा है ना, दूसरे सवाल के अंदर ये नजर आ रहा है आपको, दूसरा काम होता तो है, दोनों जगह ये हो गया, जाती है यार, ये जाती है यार, ये जाती है, दोनों जगह ये क्यों ओपन कर लिया इसने, आ गया ये। तो दूसरे केस के अंदर हमें ये वैसे ही पता कि अगर पहले डिलीवरी हो जाती तो फिर रिसीवेबल बुक करके रेवेन्यू बुक कर लेते, और फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट अगर नॉन कैंसिल होता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म हो गई, रेवेन्यू पहले बुक हुआ, रिसीवेबल बाद में खत्म हो जाता, ठीक है। हमारे केस में पहले कैश आ गया तो रिसीवेबल खत्म कर दो, और फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जब डिलीवर करो गुड्स वो डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट कर लो, ठीक है जी। नोट फरमा लें, सवाल तो खत्म हो गया। चलें जी, अब सबसे अहम डिस्कशन शुरू करते हैं। समझ में आई है बात थोड़ी सी, एक थोड़ा छोटा सा पॉइंट था असल में जो कि रहता था, लेकिन जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें सिखाई जा सकती हैं ना। ऐसे बच्चे बैठे यहाँ बयान देते हैं सर आज ख़त्म कर दें, अब यही वाली बात आप सोचें अगर कल उसके साथ ही की होती तो शायद उस वक्त समझ ही ना आ रही होती, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें समझ आएंगी। तो जिनको प्रॉब्लम हो रही है आने में आखिरी 2-3 दिन, वो घर बैठे, मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। नोट कौन लोग नहीं आ रहे, कहाँ से? कौन? बुजदार तो आ गया बेचारा, यहीं पे ऐसे करके बैठा। चलें शुरू करें। अच्छा जी, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा आज डिस्टिंक्ट का। गुड्स कब डिस्टिंक्ट कहलाएंगी? पेज 434 पे तशरीफ लाएं। हाँ लगता तो यही है। अच्छा छोड़ें जी, छोड़ें, आप छोड़ें पेज को।
अच्छा जी, आप चले गए किसी साल के तौर पे किसी बेकरी पे चले जाएं, आप किसी कॉफ़ी शॉप पे चले गए, ठीक है, एक कॉफ़ी शॉप, ठीक है जी, और उस कॉफ़ी शॉप के ये छत पे है, नीचे इन्हीं की एक दुकान भी है, ठीक है, कॉफ़ी शॉप और शॉप, कॉफ़ी शॉप और स्टोर, ठीक है, इन्हीं का ही स्टोर है। अच्छा, अब आप स्टोर पे गए और स्टोर पे जाके आपने इनसे कहा कि भाई आप मुझे कॉफ़ी दे दीजिए, दूध दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, पत्ती तो नहीं डालेंगे ना, ठीक है, ये तीनों चीज़ें लेकर आप यहीं से बाहर निकले और घर आ गए। तो मेरा पहला सवाल, क्या गुड्स विद इन इटसेल्फ, यानी अपनी ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं? आसान कॉन्सेप्ट है अगर समझ में आ जाए तो, ठीक है। कॉफ़ी, चीनी, दूध और भी कुछ चीज़ अगर कॉफ़ी में डलती है, क्रीम मिसाल के तौर पे, ये चारों चीज़ें आपने अलग अलग ली, शॉपर में डलवाई और पैसे देकर बाहर आ गए। तो ये गुड्स क्या अपनी ज़ात के एतबार से अलग अलग हैं? ठीक है, तो गुड्स को कहेंगे ये डिस्टिंक्ट हैं। ये क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट के बारे में स्टैंडर्ड क्या कहता है वो भी पढ़ाता हूँ। डिस्टिंक्ट ये के बारे में स्टैंडर्ड कहता है कि डिस्टिंक्ट ऐसी गुड्स होती हैं, गुड्स या सर्विसेज, कम्बिनेशन में गुड्स सर्विसेज अलग अलग भी हो सकती है। मैं फिलहाल सिर्फ गुड्स की एग्जांपल ही समझाने के लिए पहले दफ़ा, ठीक है। यूँ भी हो सकता है कि वो जैसे आपको गाड़ी दे रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं और नेटवर्क, वो बात की बात है, वो मिक्स हो सकता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, उसके साथ उसकी सपोर्ट दे रहे हैं, वो अलग चीज़। फिलहाल मैं सिर्फ सिंपल समझाने के लिए आपको सादा सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये गुड्स डिस्टिंक्ट क्या है, कैसे हैं। स्टैंडर्ड कहता है जी डिस्टिंक्ट गुड्स, मैं आपको बताता हूँ, डिस्टिंक्ट गुड्स वो होती हैं जो अलग अलग इस्तेमाल की जा सकती हैं। मतलब कॉफ़ी जो है वो आप अलग से खा सकें, चबा सकें, चीनी आप अलग खा लें, दूध आप अलग पी लें, क्रीम आप अलग इस्तेमाल कर सकें। तो ये गुड्स ऐसी हैं जो अलग अलग इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन ये डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होना ज़रूरी है। अगर IFRS 15 लगाकर आपने पहला लेक्चर अपना याद करें, आप जो है वो बर्गर लेने का एक डील ली थी आपने, उसमें 3 गुड्स थी, बर्गर था, फ्राइज थे और बॉटल थी। बर्गर, फ्राइज, बॉटल, ये डिस्टिंक्ट थे। क्या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये डिस्टिंक्ट थे? डिस्टिंक्ट ही थे, यही समझा रहा हूं आपको। क्या मतलब, आपको दुकानदार ने जो दिए थे बर्गर, पानी और फ्राइज, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इन 3 चीज़ों को मिलाकर मलगोबा बना के आपको उसने दिया था कि उसने जो है वो बर्गर को खोला, उसके ऊपर पानी फेंका, बीच में फ्राइज फेंके, उनको ऐसे ऐसे मिक्स किया और मलगोबा तैयार करके दे दिया? ऐसा तो नहीं है। तो गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट थी, बर्गर, फ्राइज, बॉटल। डिस्टिंक्ट का मतलब ये अलग अलग इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, यही चीज स्टैंडर्ड कहता है, एक और तरीके से भी समझ सकते हो आप। एक तो कस्टमर अकेले में उनको, मतलब अकेले अकेले उनको इस्तेमाल कर सकता है, या दूसरी बात ये भी होती है कि इन कंजंक्शन विद अदर गुड्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनके साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल हो सके। जैसे मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, ये मार्कर जो है ये डिस्टिंक्ट है क्योंकि ये मार्कर बिल्कुल अलग इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। मैंने जाकर ये कीबोर्ड खरीदा, ये कीबोर्ड भी डिस्टिंक्ट है। आप कहोगे क्यों? ये तो अलग से इस्तेमाल, ऐसे इस्तेमाल हो सकता है? मैंने कहा ऐसे तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास घर पे मौजूद है एक लैपटॉप, अगर मैं इसको लैपटॉप के साथ इस्तेमाल कर लूँ, ऑलरेडी अवेलेबल गुड्स जो मेरे पास हैं, आपके पास कोई पीसी पड़ा हो सकता है, आपके पास कोई अपना लैपटॉप पड़ा हो सकता है, तो ये वैसे मतलब ये ऑन इट्स ओन तो इससे फ़ायदा नहीं कस्टमर उठा सकता, लेकिन ऑलरेडी कोई चीज़ मौजूद है उसके साथ अटैच करके कंजंक्शन के साथ भी तो इस्तेमाल कर सकता है। तो एक शर्त तो ये पूरी होनी चाहिए कि डिस्टिंक्ट होने के लिए एक शर्त पूरी ये होनी चाहिए कि आपकी जो गुड्स या सर्विसेज हैं उनसे कस्टमर अलग अलग फ़ायदा उठा सके,
अलग 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 फायदा ना उठा सके तो ऑलरेडी अवेलेबल जो चीजें उनके साथ अटैच करके फायदा उठा ले। ये डिस्टिंक्ट की एक निशानी है। दूसरी निशानी डिस्टिंक्ट की क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग हों। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, सबसे पहला सवाल हमारा कि बर्गर, फ्राइज और बॉटल, ये 3 गुड्स हैं, क्योंकि अकेला बर्गर खा ले कोई बंदा, पानी अकेला पी ले कोई बंदा, फ्राइज अकेला को खा ले बंदा, ठीक है। तो गुड्स और अच्छा एक और निशानी, कस्टमर फायदा अलग अलग लेता है। स्टैंडर्ड ने एक और निशानी बताई डिस्टिंक्ट की कि हमारा सेलर इनको अलग अलग बेचता भी है, हमारा सेलर और भी आसपास बहुत सारे सेलर्स इन चीजों को अलग अलग बेच रहे होते हैं। ये भी एक निशानी है कि ये अलग अलग फायदा देने की अहलियत रखती हैं चीजें, बर्गर, फ्राइज, बॉटल, ठीक है। हमारा कस्टमर, हमारा सेलर जो है वो इसको अलग अलग बेच रहा है और सेलर्स भी आसपास ऐसे जो इनको अलग अलग बेच रहे हैं। तो एक निशानी तो ये हो गई डिस्टिंक्ट होने की कि ये जो अलग अलग, 2 बातें बोली, 2 बातें। पहली बात, वैसे तो बेसिकली 2 बातें अलग अलग है, फिलहाल तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि डिस्टिंक्ट गुड्स कब हैं। डिस्टिंक्ट कब है गुड्स? जब कस्टमर उनसे अलग अलग फायदा उठा सके, अलग अलग या इन कंजक्शन विद ऑलरेडी अवेलेबल चीजें, ठीक है। एक तो निशानी स्टैंडर्ड ने ये बताई इनके डिस्टिंक्ट होने की। दूसरा स्टैंडर्ड ने ये कहा, एक और बात बताऊं, ये भी एक निशानी है कि ये हमारा सेलर और कोई और सेलर भी इसको अलग अलग बेच भी रहे हैं मार्केट में नॉर्मली। तो ये एक नॉर्मल निशानी होती है किसी भी चीज के डिस्टिंक्ट होने की कि वो एक दुकानदार बर्गर बेच रहा है, साथ को पानी वाला भी बैठा हुआ अलग बैठा हुआ है, फ्राइज वाला अलग भी बैठा हो सकता है, ठीक है। तो गुड्स डिस्टिंक्ट हैं। पहली निशानी, कस्टमर उनसे अलग से अलग अलग फायदा उठा सके या इन कनेक्शन विद ऑलरेडी अवेलेबल कोई चीज वो उससे फायदा उठा सके। तो ये गुड्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट। लेकिन IFRS 15 के हिसाब से डिस्टिंक्ट तब बनेगी अगर कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये डिस्टिंक्ट हों। कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कब डिस्टिंक्ट होंगी? आपकी पहली क्लास में कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट थी ये गुड्स। बर्गर अलग था, फ्राइज अलग थे, बॉटल अलग थी। मैंने ये आपको अर्ज किया, ये तीनों ने मिलकर कोई एक कंबाइंड आउटपुट नहीं बनाया था, ठीक है। तो आपने उस सवाल के अंदर, पहले सवाल के अंदर यहां पर जब लिखा था ना, यहां पर जब लिखा था आपने कहा था जी इसकी 3 जिम्मेदारियां हैं, बर्गर, फ्राइज, बॉटल। आपने ये तो नहीं कहा था एक ऑब्लिगेशन है एक ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में सेलर के ऊपर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है? 3, क्योंकि गुड्स डिस्टिंक्ट ऑन इट्स ओन भी हैं और विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, सेम नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यही मिसाल हम लेते हैं अपने इस कॉफी स्टोर की, इसमें दोनों ऑप्शन आ सकते हैं ना, ठीक है। अब बाहर आप ही बैठे हुए हैं, ये ना सारा ये ना स्टोर भी है नीचे, आपने जो है ना ये स्टोर, आप जाए ना ऐसे कॉफी शॉप्स वगैरह पे, टी शॉप्स के ऊपर, तो आजकल रवाज है वहां पर उन्होंने ये चीजें रखी हुई होती हैं, कोई वैसे ही खरीद कर जाना चाहिए, कोई कॉफी पीने आए तो वो चीजें भी खरीद के भी जा रहे हैं, जाके बैठो, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मालिक इधर आप ही हैं, एक ही हैं, ये सेलर की कुर्सी है, ठीक है। ओह, आपकी दुकान गई, ठीक है जी, ये कुर्सी है आपकी, इस पर आपने बैठना है, ठीक है। आप अभी है नहीं घर पे भी सुबह सुबह ना, ठीक है, संडे का दिन है, अभी आप आए नहीं इधर, ठीक है, लाजिम आ गया, काम हो रहा है अब। अच्छा देखो इधर, एक बंदा आपके स्टोर पे आया और उसने आपसे ये कॉफी शॉप प्लस टी शॉप कुछ भी है, ठीक है, तो चलो कॉफी रखो। कॉफी उसने अलग खरीदी, 1 जार कॉफी का खरीदा उसने, उसके बाद उसने चाहे वो चीनी अलग खरीदी, उसने दूध उसने अलग खरीदा आपसे, आपका स्टोर है इसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं, और क्रीम अलग खरीद ली और इनको एक शॉपर में डलवाया और कस्टमर नंबर 1 चला गया। इस कस्टमर के साथ आपका बीइंग अ सेलर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही हुआ है, लेकिन उसके अंदर कितनी ऑब्लिगेशंस हैं? 4, क्योंकि ये गुड्स क्या है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट होने के लिए स्टैंड कहता है 2 शर्तें होनी जरूरी हैं। पहली चीज, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये डिस्टिंक्ट हो, मतलब सॉरी, ये विद इन इटसेल्फ भी डिस्टिंक्ट हो, मतलब ये अलग अलग इस्तेमाल की जा सके, या इन कनेक्शन विद अदर चीजें ये इस्तेमाल हो जाएं जो अवेलेबल हमारे पास। और दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये अलग अलग, ठीक है। मार्केट में वो दूसरी निशानी है डिस्टिंक्ट होने, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इस आपका इस कस्टमर 1 के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें आपके ऊपर 4 ऑब्लिगेशंस हैं, 4 ऑब्लिगेशंस हैं। बर्गर, फ्राइज, बॉटल, ये कॉफी, शुगर, मिल्क, क्रीम, 4 ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो उसी तरह से आप करेंगे ये काम। आप यहां पर लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस,
अलग अलग, उसके बाद एलोकेट करेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस और फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे जैसे जैसे जो जो ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करते जाए। ठीक है। अच्छा, अब एक कस्टमर नंबर 2 आया, नींद बड़ी आ रही थी, ये भी इसी स्टोर पे चला गया। इसने कहा मैंने ब्रेक दी ना, तो ये भागा भागा गया स्टोर पे, और इसने जाकर, अब इसने घर तो नहीं जाना, पढ़ने आया हुआ है, इसने जाकर फौरन सीढ़ियां चढ़ के ऊपर कॉफी शॉप पे जाकर एक कप ऑफ कॉफी ऑर्डर किया। अब कॉफी किन चीजों से मिलकर बनी है? कॉफी, दूध, पत्ती, पत्ती भी डाल दे, कोई मसला नहीं है। लोग चाय के अंदर भी कॉफी डालते हैं, कोई बात नहीं, हम ऐसी चाय हम पीते होते हैं, पेंडुआ का कोई हाल नहीं होता। ठीक है ना, हम कुछ भी कर लेते हैं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इधर चला गया ये। ठीक है, मैं खुद को कहता हूँ, नहीं मैं खुद को कहता हूँ भाई, आपको नहीं कहता, आप तो शहरी लोग हैं, मार्स से आए हो, बल्कि आप तो दुनिया के। छोड़ो इस बात को, कॉफी शॉप पे जाने दो इसको, बेचारे को नींद आई हुई है, 1 मिनट चुप कर जाओ। ठीक है, कॉफी शॉप पे जाकर इसने एक कप ऑफ कॉफी ऑर्डर किया। अब इस कॉफी के अंदर इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं। ठीक है, कॉफी, चीनी, दूध और क्रीम, ये चारों गुड्स ऐसी हैं जो अलग अलग इस्तेमाल हो सकती हैं, यानी कि विद इन इट सेल्फ ये डिस्टिंक्ट हैं। आसपास लोग बहुत सारे इसको बेच भी रहे हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अब ये डिस्टिंक्ट नहीं रही हैं, बल्कि इस सेलर ने, अब ये कॉफी शॉप पर बैठ कर ना आपने इन चार गुड्स को यूज करके एज एन इनपुट आपने एक कंबाइंड आउटपुट जो है वो निकाला। तो स्टैंडर्ड कहता है अब आपकी एक ऑब्लिगेशन है, अब ये नहीं करना आपने कि कॉफी डाली, कॉफी का रेवेन्यू रिकॉर्ड, चीनी डाली, ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है, चीनी का रेवेन्यू रिकॉर्ड। ठीक है, क्रीम डाली, क्रीम का रेवेन्यू रिकॉर्ड। साथ साथ अकाउंटेंट क्या कर रहा है, देख रहा है, ऐसे बैठा हुआ, ऐसे बैठा हुआ। ठीक है जी, दूध डाला, दूध का रेवेन्यू रिकॉर्ड ना। स्टैंडर्ड का नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक कप ऑफ कॉफी। तो जब वो एक कप ऑफ कॉफी पूरा आप इस भाई को जगाने के लिए दे देंगे, तो इस दिन, इस वक्त, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने उसके हवाले कॉफी का कप किया है, आप अपना एक कॉफी के कप का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑब्लिगेशन है, टू डिलीवर अ कप ऑफ कॉफी। बात समझ आई? तो डिस्टिंक्ट होने के लिए 2 चीजें होना जरूरी हैं। पहली बात, क्या गुड्स अपनी जात के एतबार से डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, और दूसरी बात, क्या सेलर इनको कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग बेच रहा है? ये 2 सवाल आपने करने हैं। नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। फिलहाल तो हमने रूल लिखा, ठीक है। अब इसके अंदर अब ये क्या बन गई, ये दोनों शर्तें जब पूरी हो जाएं, ठीक है, तो ये क्या हैं, डिस्टिंक्ट। ठीक है, अलग अलग बेच रहा है। मिसाल के तौर पे आप जलाल सन्स पे चले गए, या आप जो वो पैकेजेस पे चले गए, उसमें वो जो क्या आता है, चले बहरहाल कोई ऐसा, ये आप देखें बड़े बड़े स्टोर होते हैं, उनके अंदर आपके हर फ्लोर के ऊपर डिफरेंट काम हो रहा है। ठीक है, सब्जी फ्रूट एक जगह पे, एक फ्लोर पे आ गए, एक फ्लोर पे ग्रॉसरी आ गई, एक फ्लोर पे बेकरी आ गई, बेकरी के ऊपर वो वहीं पे सैंडविच और बर्गर और पिज़्ज़े बना के आपको लाइव बना के खिला रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे आप ऐसे ही किसी, आप जलाल सन्स पे चले गए, करीब ही है, ठीक है, बिल्कुल करीब है, अगर आप जाते हैं तो ब्रेक में किसी में, तो आप इधर चले गए। अब इधर ग्रॉसरी या सब्जी का स्टोर भी है नीचे, ठीक है, स्टोर है, वहाँ से आपको बर्गर बन अलग मिल सकते हैं, वो ब्रेड अलग, सैंडविच की बात कर रहा था, तो ब्रेड अलग मिल सकती है, आपको टमाटर प्याज अलग मिल सकते हैं, आपको चिकन के वो पीसेस अलग मिल सकते हैं। सारी चीज़ें आप अलग अलग खरीद के यहीं से निकल कर घर लेके चले गए। तो ये गुड्स जो हैं ये विद इन इटसेल्फ तो डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, ब्रेड अलग, टमाटर अलग, प्याज अलग, केचप अलग, चिकन अलग, ये सब चीज़ें डिस्टिंक्ट हैं। और जलाल सन्स से आप शॉपर में डलवा के घर ले गए, यानी कि विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये डिस्टिंक्ट हैं। तो जलाल सन्स का आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जलाल सन्स का मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके अंदर जलाल सन्स के ऊपर 5 ऑब्लिगेशन थी। टमाटर डिलीवर करना, प्याज डिलीवर करना, चिकन डिलीवर करना, टमाटो केचप डिलीवर करना और चिकन। तो ये हो गया। अच्छा, जो रह गया वो, ठीक है,
तो ये 5 ऑब्लिगेशंस हैं, ये सिनेरियो बने। तो मेरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में जलाल सन्स वाले ये काम करेंगे और जैसे जैसे वो चीजें डिलीवर करते जाएंगे बिल्कुल वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन शहरियार भाई वहां पर जाकर जो है वो ऑर्डर करते हैं, उसी जगह पर जाकर थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। ये स्टोर में मैंने चीजें खरीदी, मैं बाहर निकल आया, ये ऊपर चले गए, ऊपर इससे ऊपर बेकरी भी है उनकी, ठीक है। कॉफी शॉप नहीं, उनकी बेकरी है, ठीक है। वो जहाँ बेकरी आइटम्स होते हैं वहां पे वो बना रहे थे सैंडविच। इन्होंने जाकर कहा मुझे एक सैंडविच चाहिए, कॉफी चाहिए तो मुझे एक सैंडविच चाहिए। अब उन्होंने उसी ब्रेड को पकड़ा, उसी के ऊपर उन्होंने चिकन डाला, टमाटो केचप, टमाटर, प्याज, ढेर सारी मिर्चें उन्होंने डाली इसको देखकर। अच्छा, अब ये सारी चीजें वही हैं, ठीक है। लेकिन 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 सेलर क्या कर रहा है, सिग्निफिकेंट, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विसेज। यानी इस तरह से वो सिग्निफिकेंट ऐसे इंटीग्रेट करते हैं कि बहुत सारे इनपुट्स मिलकर एक कंबाइंड आउटपुट बनता है। अब वही ब्रेड, वही टमाटर, वही चिकन, वही सारी चीजें जो हैं वो यूज हो रही हैं, लेकिन जलाल सन्स का शहरियार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, टू डिलीवर आ सैंडविच। तो ये विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये विद इन इटसेल्फ तो ये सारी जो यूज हुई हैं चीजें ये डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट। जैसे ये बर्गर है, ये बर्गर जो है ये जिन चीजों से मिलकर बना है वो सारी डिस्टिंक्ट गुड्स थी। बर्गर बन अलग था, इसमें पैटी अलग थी, इसके साथ टमाटर, प्याज, केचप, हर चीज अलग अलग थी, लेकिन इन्होंने इसको इकट्ठा करके बहुत सारे इनपुट्स को कंबाइन करके एक कंबाइन आउटपुट बनाया। तो फिर एक बर्गर एक ऑब्लिगेशन बनी, ठीक है। कुछ बात समझ आना शुरू हुई है। तो एक तो ये चीज होती है जी, ठीक है। जैसे हमने मिसाल के तौर पे टमाटर प्याज लिए, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, ये तो हो गया, ये तो हो गया कि ये डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, ये डिस्टिंक्ट हो भी सकती हैं और नहीं भी। ज़रूरी क्या है, अगर ये डिस्टिंक्ट हैं तो उनके लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, अपने एतबार से अलग अलग हैं और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग हैं, ठीक है। दूसरी मिसाल क्या कर ली हमने, सैंडविच। उर्दू में तो सैंडविच लिखा होता है ना, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है जी। अब टमाटर, प्याज, ब्रेड विद इन इटसेल्फ डिस्टिंक्ट हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी आपने ये अलग अलग खरीदे हैं तो फिर ये 3-4 जितने भी हैं वो इतने वादे हैं, इतनी ऑब्लिगेशंस हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कंबाइंड आउटपुट का बना है तो फिर ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये एक ही गुड है और वो क्या है, सैंडविच, ठीक है। तो फिर इसकी एक ही ऑब्लिगेशन है। अच्छा, आपके पास मोबाइल है, कोई भी चीज़ है, जैसे मिसाल के तौर पर ये एसी है। अब ये एसी के अंदर लिखा आ रहा है 23, 26, 16, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो ये सारा काम कर रहा है, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग हुई होती है। ऐसे ही आपके पास मोबाइल है और मोबाइल के अंदर इसका जो है वो सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर और ये मोबाइल, क्या ये अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं? मोबाइल के अलावा ये सॉफ्टवेयर चल जाएगा कहीं, ऐसे ही कहीं चल सकता है? तो स्टैंड कहता है ये दो अलग अलग गुड्स या सर्विसेज नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही है। मोबाइल अलग से नहीं बिकता मोबाइल, तो ये क्या होगी, ये एक ऑब्लिगेशन होगी, ठीक है। ये तो होगी, कह रहा होगा वो मोबाइल और सॉफ्टवेयर उसका, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के बगैर ये मोबाइल नहीं चलना और इस मोबाइल के अलावा इस सॉफ्टवेयर ने किसी काम का नहीं होना। तो इसलिए स्टैंड कहता है ये क्या है, ये एक ही गुड है, क्या है, मोबाइल। तो अगर ये सेलर ऑफ मोबाइल है तो उसकी एक ही ऑब्लिगेशन होगी, टू डिलीवर मोबाइल। चाहे उसके, देखो ना, सेलर को तो मोबाइल और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी। ये बना रहे हैं और इसको भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिठाए हुए हैं, ठीक है। बात समझ आई, थोड़ा आइडिया हुआ है। इसको यहाँ से पढ़ लें ज़रा, फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। पेज नंबर है जी 434।
पॉज करें जरा जी बच्चों, तो पढ़ते हैं जरा यहां से। जी जी, पेज नंबर 434। व्हेन गुड सर्विसेज आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट, आ गुड और सर्विस, ठीक है, इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। अगर दोनों क्राइटेरिया मीट कर जाएं। कौन से दो क्राइटेरिया जी? नंबर 1, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड। मैं सर्विस का मतलब मैं इसको अलग रख रहा था, सिंपल समझाया ना बेटी। कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ओन, और वो अभी छोड़ो, ठीक है। और दूसरी बात, एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड और सर्विसेज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी, यानी पहला बुलेट क्या है? अपनी जात के एतबार से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है जी? कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ये आपको बताया वहां। और दूसरा क्या है जी? कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ है? अलग अलग चीजें हैं या, तो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, अब साथ में उसने ये भी बताया कस्टमर के डिस्टिंक्ट होने के लिए दोनों क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है। कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स ऑन इट्स ओन, या साथ ही उसने ये बता दिया, और ये देखें थोड़ा सा, और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू द कस्टमर, जैसे मैंने आपको कीबोर्ड की एग्जांपल दे दी, ठीक है। अच्छा, अब गुड सर्विसेज कब डिस्टिंक्ट होंगी? पहले बुलेट वाली बात वो उसने समझाने की कोशिश की है आपको इस पैरा में, जरा पढ़ लें इसको। कहता है कस्टमर कैन, अब ये थोड़ी सी तफसील चल रही है, याद सिर्फ वही दो पॉइंट रखने हैं। गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट कब हैं? जब कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स ऑन इट्स ओन या टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल। और दूसरी शर्त क्या है कि द एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड्स इन इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये अलग अलग हों, डिस्टिंक्ट हों, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्लियर कर रहा है थोड़ा सा, स्टैंडर्ड क्या कहता है जी? द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विसेज if the goods or services could be used, consumed, sold for an amount that is greater than scrap value, ठीक है। ये क्या फजूल सी बात है? और अदरवाइज हेल्ड इन अ वे दैट जनरेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट इफ अ गुड और सर्विस। उसके साथ एक बात की कहता है भाई, क्या मतलब? कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड सर्विस इफ इट कुड बी यूज्ड, कंज्यूम्ड और सोल्ड फॉर एन अमाउंट ग्रेटर देन स्क्रैप, यानी कि किसी काम की है, ठीक है ना, तो वो उसको यूज कर ले, कंज्यूम कर ले, सोल्ड कर दे, बस यूज ही लिखें, यूज ही सेम में रखें, ठीक है। तो अगर कस्टमर उसको यूज कर सके ऑन इट्स ओन, ठीक है। और दूसरी निशानी बताई उसने कि गुड सर्विसेज आर रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली, दिस वुड इंडिकेट दैट कस्टमर जनरली कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स और सर्विस ऑन इट इन कंजंक्शन। कहता है कि अगर कोई अलग अलग, ये यूं लिखने बल्कि ऐसे कि एक निशानी उसने क्या बताई, इफ अ गुड और सर्विस इज रेगुलरली सोल्ड separately by this seller or other sellers, ठीक है जी। तो ये एक निशानी है कि ये गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं, तो तभी अलग अलग बिक रही हैं ना। लोग अगर नॉर्मली इनको अलग अलग बेचते हैं तो ये अलग अलग हैं, तो अलग अलग बिक रही हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात, एंटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड्स इज सेपरेट आइडेंटिफिएबल की कोई निशानी बताओ। उसने कहा इसके लिए कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अब ये मिसालें हैं, ये मिसालें सिर्फ इतनी ही आपने हाईलाइट करनी है जितनी आपको मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ। देखें, वो कहता है जी, फैक्टर्स दैट इंडिकेट एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड्स सर्विसेज टू अ कस्टमर इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल इंक्लूड द फॉलोइंग: एंटिटी डज नॉट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग द गुड्स और सर्विसेज विद अदर गुड्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इम्प्रूवमेंट जी। एंटिटी डज नॉट प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग दैट रिप्रेजेंट अ कंबाइंड आउटपुट, ठीक है। कि वो कह रहा है कि
ऐसा कोई काम नहीं करते हैं वो कि जिससे, अभी मैंने जो बर्गर की एग्जांपल दी कि अगर एंटिटी सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग सर्विसेज, ऐसी इंटीग्रेशन करें कि जिससे आपकी जो गुड सर्विसेज हैं वो एक कंबाइंड आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएं। एंटिटी ऐसी कोई सर्विस अगर नहीं दे रही है तो इसका मतलब वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या है, डिस्टिंक्ट। दूसरी मिसाल, गुड्स, और ये तीसरी तो रहने दें, किसी वक्त देख लेंगे, आपने काटना नहीं है, बस फिलहाल रहने दें, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं आया कि इसको टेस्ट भी नहीं करता, बस दो ही जहन के अंदर रखें, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज डज नॉट सिग्निफिकेंटली, आप मिसाल के तौर पे हमारे भाई ने जाकर जे डॉट से एक कुर्ता लिया और ले लिया उन्होंने मेरे साइज़ के हिसाब से। अब जब घर आके इन्होंने पहना, गलती से उनको नहीं पता लगा, जब घर आके पहना तो वो जो है वो मतलब ये वाली चीज़ जो है यहाँ तक पहुँची हुई थी, बाजू जो है इनके गायब हो गए और कमीज जो है वो गिटों तक पहुँच गई, ठीक है। तो इन्होंने वापस जाकर उनको कहा कि जी आप, बल्कि वहीं पे इन्होंने पहन के जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि जी आप ये जो कुर्ता मैं आपसे ले रहा हूँ इसको आप अल्टर कर दें मेरे हिसाब से, मेरे साइज़ के मुताबिक। अब कुर्ता अलग है और अल्टरेशन अलग है, क्या ख्याल है? कुर्ता अलग है, अल्टरेशन अलग है। और आप कुर्ता कहीं से ले लें, अल्टरेशन कहीं से भी करा लें। आप जे डॉट वालों से अल्टरेशन ना करें तो क्या अल्टरेशन आपका अपना दर्जी जो रूटीन वाला वो नहीं कर सकता? कर सकता है, शायद ज़्यादा अच्छी कर दे आपको आपके हिसाब से, कई साल से, ठीक है। तो गुड्स हैं, कुर्ता गुड है, और अल्टरेशन क्या है, सर्विस है। क्या ये गुड्स और सर्विसेज मिलकर को कंबाइंड आउटपुट बना रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ये स्टैंडर्ड इस मिसाल को इधर लेके आता है कि ये मॉडिफिकेशन है। क्या है? ये आपने ऐसी सर्विस आपको इसको दे रहे हैं जिससे आपकी जो गुड है वो मॉडिफाई हो जाएगी, और ये मॉडिफिकेशन कोई आसानी से रिवर्सेबल नहीं होती है। अगर भाईजान ने वो लंबे बाजू कटवा के, अवल तो कटवा दिए, अगर वे तो कटवा के छोटे कराए हैं फिर तो ये रिवर्सेबल है ही नहीं ना, ठीक है। और अगर उन्होंने सिलाई भी कराई है तो पता है आपको सिलाइयाँ लग गई हैं, उसके बाद ये अल्टरेशन को दोबारा से खुलवाने लगेंगे तो ये फिर शायद तो यह बहुत मुश्किल काम है, बहुत ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये दूसरा केस है जिसके बारे में स्टैंडर्ड कहता है ये गुड सर्विसेज जो हैं वो ऐसी तो नहीं है कि वो मिलकर को कंबाइंड आउटपुट बन जाएं। एंटिटी ऐसी सर्विसेज तो नहीं दे रही जो कुछ इनपुट्स को मिलाकर आउटपुट के कंबाइंड आउटपुट बना दे, लेकिन वो कहता है लेकिन ये जो गुड सर्विसेज हैं, गुड्स या सर्विसेज हैं, ये सिग्निफिकेंटली अगर मॉडिफाई कर दें, इसको छोड़ो जरा एक मिनट के लिए, मैं ऐसे पढ़ा लो फिर पढ़ाता हूं। गुड सर्विसेज क्या कर रही हैं जी, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई द और कस्टमाइज अनदर गुड और सर्विस प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट। कि आपकी जो गुड सर्विसेज है, आपकी जो अल्टरेशन सर्विस है, वो आपकी इस कुर्ते वाली गुड को जो आपने प्रॉमिस की इस कॉन्ट्रैक्ट में, उसको सिग्निफिकेंटली अगर मॉडिफाई कर दे, तो स्टैंडर्ड कहता है फिर ये दो नहीं एक, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कुर्ता और अल्टरेशन का नहीं है, ये एक ही है। कब? जब आपकी सर्विसेज मॉडिफाई कर दें, सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन कर दें जो आसानी से रिवर्सेबल नहीं है। और अगर इधर देखो जरा, अगर ये मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, ऐसी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे कि कंबाइंड आउटपुट बने, ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे जो रिवर्स होना मुश्किल हो, जो आपके आउटपुट को मॉडिफाई करे, तो इस सूरत के अंदर कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में भी ये अलग अलग चीजें हैं। बात कहां से चली थी? पता है बात कहां चली है? बात कहां चली है? पहली बात, गुड्स अपने एतबार से डिस्टिंक्ट है। इसकी निशानी उसने क्या बताई मशहूर, कि आमतौर पे बाहर बिकती है तो ये अपने तौर पे इस्तेमाल कर ले, फायदा उठा सके, और आमतौर पे लोग इसको बेच भी रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट अपने एतबार से। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट हो, इसके लिए कोई निशानी, उसने कहा कुछ फैक्टर्स देख लो। अगर तो एंटिटी ऐसी सर्विसेज नहीं दे रही जो कंबाइन कर दे कुछ आउटपुट्स को और इंटीग्रेट करके कंबाइन कर दे इनपुट्स को और इंटीग्रेट करके एक आउटपुट बनाए, अगर ऐसी सर्विसेज नहीं दे रही तो फिर ये अलग अलग वादे हैं, ये क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। और अगर ऐसा काम कर रहे होंगे तो फिर ये अलग अलग वादे नहीं रहेंगे। टमाटर प्याज ब्रेड या बर्गर, समझ आ रही है? अगर टमाटर प्याज ब्रेड दे रहे हैं तो फिर
एंटिटी सर्विस ऑफ इंटीग्रेशन नहीं कर रही है, इसलिए ये डिस्टिंक्ट ही है। और अगर बर्गर बना के दे रहे हैं तो फिर कंबाइन आउटपुट दे रहे हैं, इसलिए फिर ये एक ऑब्लिगेशन बन गई। ये दोनों बातें साथ है ना। पहली बात, गुड सर्विसेज अपने एतबार से, ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट है। कब डिस्टिंक्ट है? जब वो सिग्निफिकेंट इंटीग्रेटिंग सर्विसेज नहीं दे रहे, अलग अलग बेच रहे हैं, या वो मॉडिफिकेशन ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे जो सिग्निफिकेंटली चेंज कर दे आपके आउटपुट को। ठीक है, तो ये अगर ऐसे काम नहीं कर रहे तो गुड्स अपने ज़ात के एतबार से भी डिस्टिंक्ट हैं और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, सही है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से आप समझते हैं। जरा देखें एग्जाम्पल 1, आपका पहला सवाल ही आ गया जिसको हमने मैकदादा किया था, याद है? लो जी, मैंने टाइम लिखा था कि 10 बजे तक ये करना है, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसको चलने दें। 6, 7 दो चार छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, वो करते हैं। 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखनी है कि आपने पढ़नी है, और एक सवाल करके फिर ब्रेक करेंगे। ठीक है, 10:30 हो जाएगी, और क्या, मतलब एक चीज़ कॉन्टीन्यूटी में चल रही है ना, इंशाल्लाह उसको तो नहीं छेड़ना। हाँ जी, बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये देखो, ऑन 20 जनवरी सवाल वही है। ठीक है, ऑन 20 जनवरी आपने जाकर ऑर्डर किया एक फिश बर्गर, एक फ्राइज और एक बॉटल। ठीक है, अब ये गुड्स डिस्टिंक्ट हैं, बोलो। अब क्या इन तीनों को मिलाकर, मलगोबा बनाकर आपको दिया जा रहा है, या अलग अलग ही हैं? तो गुड्स डिस्टिंक्ट भी हैं और कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्टिंक्ट हैं। दोनों निशानी कैसे पूरी हो रही हैं? ये अलग अलग फायदा दे, कस्टमर इनको अलग अलग, बर्गर सुबह खा ले, फ्राइज रख दे शाम को खा ले, पानी की बोतल हफ्ते बाद पी ले। गुड्स सर्विसेज डिस्टिंक्ट, गुड्स डिस्टिंक्ट भी हैं ऑन इट्स ओन, अपनी ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट भी हैं, और सेलर भी इनको 2 बातें पढ़ाई हैं सिर्फ, तीसरी छोड़ो, वो कभी फिर देख लेंगे कल परसों में, अगर जरूरत पड़ी तो मैं पढ़ा दूंगा। 2 बातें सिर्फ। ठीक है, ये कब अपनी ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट हैं, ये कब कॉन्टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगी? अगर ये तीनों मिलाकर कोई एक कंबाइंड आउटपुट बन जाए, या ये जो तीनों हैं इनमें मतलब कोई एक चीज ऐसी हो, मतलब 2 करो, वो 2 में, 3 में होती, 2 में होती। ठीक है, कि आपका एक जो आपकी जो एक जो गुड है, ठीक है, जो चीज है, जो प्रोडक्ट है, उसको आप सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर दें, ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो उसको सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर दें, बाद में रिवर्स ना हो सके, तो भी क्या हो जाएगा, ये गुड और सर्विस डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगी। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल तो गुड्स की बात करें, पहला केस लग रहा है कि ऑन इट्स ओन भी डिस्टिंक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये डिस्टिंक्ट है। तो इसलिए कितनी ऑब्लिगेशंस हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेलर की? 3। तो इसीलिए हमने इसकी एंट्री इसी तरह से की थी। हमने कहा था जी, वो जब हमने रिकॉर्डिंग की थी, हमने कहा था जी कैश डेबिट और बर्गर का रेवेन्यू क्रेडिट, फ्राइज का रेवेन्यू अलग क्रेडिट, बॉटल अगर आपने नहीं कहा शाम को ले जाओ तो वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी करते हैं आप, किया नहीं तो पहले दिन, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट कर देंगे, और जब शाम को बोतल देंगे तो उस वक्त उसका रेवेन्यू बुक करेंगे। बात समझ आई? और अगर ये कंबाइंड आउटपुट हो तो जब तक आप वो कंबाइंड मलगोबा नहीं तैयार करके देते थे उनको, तब तक आप किसी एक का भी रेवेन्यू रिकॉर्ड, फिर ये अलग अलग है ही नहीं, फिर ये 3 अलग अलग नहीं होंगे, फिर यहां पर लिखा होगा मलगोबा। बात समझ आई? ओके, आंसर यही है। एग्जाम्पल 1 इज डन। एग्जाम्पल 2, कॉफी टी एंड कंपनी सोल्ड आ लार्ज कप, इंजी भाई को दे रहे हैं ना, ठीक है, लार्ज कप ऑफ कैपुचिनो, जिसमें कॉफी बीन्स भी हैं, मिल्क भी है, शुगर भी है। इंजी भाई को उन्होंने ये 3 चीजें दी हैं अलग अलग। नहीं, तो गुड्स ऑन इट्स ओन तो डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन कॉफी टी एंड कंपनी सोल्ड अ लार्ज कप ऑफ कॉफी, तो विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्टिंक्ट, क्योंकि ये 3 इनपुट्स इंटीग्रेट करके कॉफी टी एंड कंपनी ने एक कंबाइंड आउटपुट जो कि कप ऑफ कॉफी है वो बनाया है। तो यहां पर कॉफी टी एंड कंपनी के लिए जो ऑब्लिगेशन है वो है टू डिलीवर 1 कप ऑफ कॉफी टू इंजी। ठीक है, तो इसलिए एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो मैंने जैसे कहा ना, मिसाल के तौर पे ये नहीं कर सकते चीनी पाई रेवेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है, पत्ती पाई रेवेन्यू रिकॉर्ड, दूध पाया रेवेन्यू रिकॉर्ड, चाय अगर मारे, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना। जब पूरा कप ऑफ टी आप डिलीवर कर दें या कॉफी डिलीवर कर दें, उस वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, क्योंकि एक ऑब्लिगेशन है, वो क्या है? डिलीवर अ कप ऑफ।
दो ऐसे लिखना पड़ सकता है ना, तो आपको लिखना आना चाहिए। दो कॉफी बीन्स, मिल्क एंड शुगर are distinct on its own, but these three things are used as an input to produce a combined output and is provided integration services. So there is only one obligation, that is cup of coffee. 3. McDonald's sold a burger जिसमें बन भी है, चिकन भी है, अनियन भी है, कैच अप भी है और ओलिव्स भी हैं, ठीक है। सॉरी अच्छा ये ऑटो करेक्ट हो गया होना, चले खैर। तो अब देखें जी, एक बन है, एक चिकन है, एक अनियन है, एक कैच अप है और एक ऑलिव्स है। अब ये 5 डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, लेकिन क्या विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट हैं? नहीं। मतलब ये ऐसी इंटीग्रेशन होती है कि उसके बाद शायद बहुत मुश्किल हो जाता है उस केचप को वापस उसी हालत में उस पाउच के अंदर डालना, या उस चिकन को वापस उस हालत में लेके आना जब वो भुन भी चुका है। तो ये ऐसी इंटीग्रेशन होती है कि रिवर्स भी होना मुश्किल होती है, तो डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो मैकडॉनल्ड ने आपको एक बन, एक चिकन, एक अनियन, एक केचप, एक ऑलिव नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, टू सेल आ बर्गर। तो माना कि ये सारी चीजें, ये 5 चीजें ऑन इट्स ओन डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्टिंक्ट। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑन इट्स ओन भी डिस्टिंक्ट नहीं रहती ना, वो भी आगे आएगा पास्ट पेपर का सवाल। यानी कि मिसाल के तौर पे आपको एक अभी पास्ट पेपर करना है, हमने एक प्रिंटर दिया गया, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी है, फिर उसको उन्होंने कहा जी आपको सपोर्ट सर्विस भी देंगे। अब बाहर 3 लग रही है ना चीज़ें, लेकिन वो यूं कह देगा सवाल में भी, देखते हैं जाके, ठीक है। वो कहेगा कि ये सॉफ्टवेयर के बगैर प्रिंटर चल ही नहीं सकता, हम प्रिंटर अलग नहीं बेचते, सॉफ्टवेयर अलग नहीं बेचते। तो फिर ये 2 नहीं बेटा, ये 1 है, मैंने डिब्बा देखो कहाँ लगाया, ठीक है। तीसरी मिसाल के तौर पर वो कहता है जी आप डेट्स भी देंगे हम आपको इसके, तो 1 2 3 जी स्टैंड ऑन प्राइस, और फिर इसके ऊपर एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। ये 2 कंबाइन होकर एक बन गई हैं, क्योंकि ये तो विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट ही नहीं है। आप इस अलग सॉफ्टवेयर, मोबाइल वाली एग्जांपल दी थी, आप इस सॉफ्टवेयर से अलग फायदा नहीं ले सकते, ये हार्डवेयर इसके बगैर नहीं चल सकता, तो इसलिए ये दोनों इकट्ठे कर देंगे। स्टैंड कहता है कि ये तो पूरे का पूरा जब प्रिंटर विद रनिंग सॉफ्टवेयर आप डिलीवर करेंगे तो ये एक ऑब्लिगेशन है। हाँ, उसके बाद फिर सपोर्ट सर्विस देते रहो, जैसे देते रहो, वो अलग बातें हैं, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है कि किस तरफ ये बात इंपॉर्टेंस क्या है इसकी डिस्टिंक्ट की, ठीक है। यहीं से तो डिसाइड होगा कि कितनी ऑब्लिगेशंस हैं, क्योंकि ऑब्लिगेशन जैसे सेटिस्फाई होती हैं वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरफ बात लेके जा रहे हैं हम। तो बताएं जी, माना कि ये बज़ाहिर नजर आने वाले 5 अलग अलग गुड्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं ऑन इट्स ओन, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में एक बर्गर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसलिए एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है। वही दो bun chicken ... are distinct on its own, but these are used as input to produce a combined output. So ये क्या है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए कितनी ऑब्लिगेशंस हैं? एक। ये लिखा नहीं हुआ, आप लिख लें, देयर इज ओनली 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। शाहिद अफरीदी रियल एस्टेट, अ कॉन्ट्रैक्टर enters into a contract to build a hospital for a customer. The entity is responsible for, entity यानी ये सेलर शाहिद अफरीदी, ठीक है, responsible for overall management of this project and identifies various promised goods and services including engineering करेगा, साइट क्लियरेंस करेगा, फाउंडेशन बनाएगा, प्रोक्योरमेंट करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, स्ट्रक्चर, पाइपिंग, वायरिंग, इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट एंड फिनिशिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भी, तो ये 11 ऑब्लिगेशंस हैं। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये वैसे इन इट्स ओन ये डिस्टिंक्ट हैं। आप इंजीनियरिंग किसी एक से करा लें, उसको कहें चल भाई जा, मुझे पसंद आई तेरी इंजीनियरिंग, साइड क्लियरेंस दूसरे से करा लें, फाउंडेशन एक से बनवाएं, यार तेरा काम नहीं पसंद है तू चला जा रहा, किसी और को बुला ले, हर एक काम अलग अलग करवा सकते हैं। तो विद इन इट सेल्फ तो ये डिस्टिंक्ट हैं, सारी की सारी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, लेकिन मसला ये है कि शाहिद अफरीदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू बिल्ड आ हाउस या हॉस्पिटल फॉर कस्टमर। तो फिर एक ऑब्लिगेशन है टू बिल्ड आ हाउस। असल में किस लिए है
ताकि हम ये कह सकें आफरीदी को कि जब इंजीनियरिंग वाला काम हो जाए, इंजीनियर चले जाएं आपकी वो सारी वर्किंग करके, तो उनको पैसे दी तो उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। वो कहेगा ना कर लूँ मैं, साइट क्लियरेंस को फाउंडेशन बनाऊँ तो उसका रेवेन्यू, प्रोक्योरमेंट करूँ तो उसका, कंस्ट्रक्शन करूँ तो उसका रेवेन्यू। हमने कहा ना 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 ना, ये कोई चक्कर नहीं है, ये तुम आहिस्ता से रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, ये नहीं हो सकता। तुम्हारी ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर आ हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये एक ही ऑब्लिगेशन है, हालांकि अलग अलग ये नजर आ रही है कि ये विद इन इटसेल्फ डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो पढ़ो जरा। द प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। ये अपनी ज़ात के एतबार से तो अलग अलग हैं, लोग अलग अलग, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई साइट क्लियरेंस कर रहा है, निशानी है कि लोग आसपास ये अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वही ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट हैं। बिकॉज कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड सर्विस आइदर ऑन देयर ओन और टुगेदर विद वही लाइन लिखी हुई है। दिस इज एविडेंस बाय फैक्ट दैट एंटिटी और कंपेटिटर्स ऑफ एंटिटी रेगुलरली सेल्स मैनी ऑफ दीज गुड्स सर्विसेज सेपरेटली, ठीक है। हाउएवर the promises to transfer goods and services are not separated in the context of contract. This is evidenced by the fact that entities providing significant service of integrating goods and services inputs into a hospital, ठीक है, for which customer has. तो conclusion क्या है? The entity accounts for all goods and services as a single performance obligation, that is delivery of hospital. अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो पूरा अस्पताल बना के जब हवाले करेगा अफरीदी, उस वक्त उसका रेवेन्यू इकट्ठा रिकॉर्ड करे, ओवर टाइम नहीं कर सकता। हाँ, ओवर टाइम तब हो सकता है, फिर वो अगले रूल है। फिलहाल तो सिर्फ ये डिसाइड करना है हमने ऑब्लिगेशंस कितनी हैं, 3 या 1। हमने कहा जी 3 नहीं है, ऑब्लिगेशन तो एक ही है, और वो क्या है? हॉस्पिटल, ठीक है। तो फिर बस ये हॉस्पिटल है, इसका तो एक ही, फिर तो कोई एलोकेशन की जरूरत ही नहीं। अब अगली बात यहाँ पर दूसरी है, वो रूल, वो 3 क्राइटेरिया है, इसका रेवेन्यू इन टाइम रिकॉर्ड करना है, ओवर टाइम। तो अगर 3 क्राइटेरिया में से कोई एक मीट कर जाए तो रेवेन्यू अफरीदी ओवर टाइम रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। ये नहीं कर सकता कि एक काम करता है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड, हॉस्पिटल डिलीवर करना है, उसका रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम। असल में इस पर डिसाइड ये करना है ऑब्लिगेशंस कितनी है। अब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके बाद फिर हर एक ऑब्लिगेशन के ऊपर वो 3 क्राइटेरिया लगाएंगे। अगर उसमें से 3 में से किसी एक पे फॉल कर गया तो ओवर टाइम, नहीं तो। अब बर्गर जो है ये उन 3 में से किसी क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता। जैसे जैसे मैकडोनल्ड वाले ऐसे वो पकड़ाने की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे मुंह के जा रहे हैं, ऐसे साथ साथ कंज्यूम भी कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली ऐसा तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। मैकडोनल्ड वाले जो है वो आपकी प्रेमिसेस पे आके बना रहे हैं, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका जो है वो किसी और इस्तेमाल में ही आ सकती। तो इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ है कि ओवर टाइम, इधर जनाब उन्होंने जो है वो चिकन जो है वो फ्राइंग पैन में डाला और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, वो नहीं कर रहे होंगे, वो बेसिकली बर्गर, ठीक है ना। तो बेसिक पहले डिसाइड क्या करना है, ऑब्लिगेशंस कितनी है इस वक्त, फिर उसके बाद अगला रूल तो वही है जो पढ़ा हुआ है, ठीक है। नंबर मर्चा आ गया भाई का सवाल। यू बॉट अ मीडियम साइज्ड, नहीं लार्ज साइज, उसको मीडियम करना पड़ा, और मेरे साइज कर तुमने। यू बॉट अ मीडियम साइज सूट फ्रॉम जे डॉट एंड यू ऑल्सो रिक्वेस्टेड देम टू मेक अल्टरेशन इन द सूट। अब सूट है और अल्टरेशंस हैं, तो ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट गुड और सर्विस है, बिल्कुल बिल्कुल ऑन इट्स ओन ये क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। लेकिन क्या इस अल्टरेशन से ये मॉडिफाई होकर चेंज नहीं हो जाएगा? रिवर्स भी मुश्किल है, हाँ रहेगा तो सूट ही, लेकिन क्या वापस मीडियम साइज हो सकेगा? सॉरी स्मॉल साइज नहीं कराया, लार्ज साइज हो सकेगा? मेरे काम का रहेगा? मुश्किल है बहुत, और ख़राब भी हो जाएगा। अगर आप उसको खोलते भी हैं सिलाइयाँ भी नज़र आएंगी, ख़राब भी हो सकता है कहीं पे उसने कोई कटिंग शिटिंग करा के छोटा कराया। तो ऐसी सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन की है। ये कब डिस्टिंक्ट है, कितने गया, कब डिस्टिंक्ट है? जब गुड सर्विसेज आर नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई और कस्टमाइज another good service in the contract। क्या ये नॉट वाला केस है? नहीं, वो तो सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर देगा। अगर कर देगा तो स्टैंडर्ड कहता है कि विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये दो चीजें नहीं हैं। जे डॉट को स्टैंडर्ड कह रहा है कि तुम जब इसको विद अल्टरेशन प्रोवाइड कर दोगे तो तुम्हारे जो है वो तुम्हारा रेवेन्यू बुक होगा। अब उसको देखना क्या है, ओवर द टाइम करना है या एट अ पॉइंट इन टाइम। तो वो जाहिर सी बात है, जब पूरा कुर्ता ही डिलीवर करेंगे उसी वक्त ही विद अल्टरेशन रहेगा। कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है यार, ये क्या दो नहीं, एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ऑब्लिगेशन एक ही। अच्छा ये यार एक ये ज़रा थोड़ा सा पढ़ लें, ये बड़े काम की चीज़ है, यहीं से ही पढ़ लीजिएगा, फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। क्या है जी, गुड सर्विसेज यहाँ से पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर है, याद रह जाएगा। गुड सर्विसेज, when good services in a contract are considered as distinct। अगर डिस्टिंक्ट होंगी तो ऑब्लिगेशंस होंगी अलग अलग, ठीक है ना।
तो कब डिस्टिंक्ट समझी जाएंगी? गुड सर्विसेज आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, क्या ये चीज़ें खुद अपने अंदर अलग अलग हैं? कस्टमर कैन, इसका मतलब क्या है, ये कब होगा? कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडीली, ये बेहतर यहाँ पे लिखा है ना, समरी है, वहाँ पे तो स्टैंडर्ड पड़ा हुआ था, यहाँ पे समरी बनाई है आपको, ठीक है। मसलन एग्जाम्पल है द फैक्ट दैट एंटिटी और अदर रेगुलरली सेल्स गुड्स सेपरेटली वुड इंडिकेट कस्टमर के, कहते हैं कि जी अलग बेच सकते हैं, तो यही निशानी होती है। तो गुड सर्विसेज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट कब? जब कस्टमर उनसे फ़ायदा उठा सके ऑन इट्स ओन या किसी अवेलेबल चीज़ के साथ जोड़कर। और दूसरी शर्त क्या है? एंड येलो किया गया, एंड आपकी किताब में तो नहीं येलो नज़र आ रहा होगा, लेकिन हाईलाइटेड जरूर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एंड द गुड्स और सर्विसेज इज द गुड और सर्विसेज डिस्टिंक्ट विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में सेलर इनको अलग अलग करके बेच रहा है? अगर ऐसा है तो ये दोनों शर्तें पूरी हैं, तो फिर ये क्या है? डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो गुड्स और सर्विसेज आर, if goods or services are used as input to create a combined output या input to modify an output, इसको फिलहाल छोड़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो the goods are not distinct in the context of, अगर इंटीग्रेशन सर्विसेज देकर एक कंबाइंड आउटपुट बना देते हैं या सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर देते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं आउटपुट को, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगी, ठीक है। तो if promised good or service is not distinct, entity shall combine that good or service with other and until it identify a bundle of good services that are distinct, पूरा कुर्ता, ठीक है। In some cases it would result in the entity accounting for all good services in a contract as a single performance obligation, पूरा एक बर्गर ही उन्होंने, पूरी एक कॉफी ऑफ कप उन्होंने एक बना दिया, बंडल बनाकर, ठीक है, एक ही चीज़ बन गई हमारी, ठीक है। अच्छा ये किसी वक्त पढ़ाऊंगा, वैसे आपस की बात है, एक बार ये एज इट इज़ आई के अपने पूछ लिया था, ये स्टैंडर्ड सी एग्जाम्पल लिखी हुई है कि एग्जाम्पल्स ऑफ जो है वो प्रॉमिस गुड और सर्विसेज की एग्जाम्पल बताओ, 2 के 3 नंबर का, कभी पढ़ा लूँगा इसको मैं, ठीक है जी। ये आखिरी एग्जाम्पल है, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि सवाल करना है या ब्रेक करके सवाल करना है, ठीक है। ब्रेक इस बार छोटी होगी फिर। अच्छा सुनो, पहले सवाल तो कर लें, एकदम ताज़ा हुए हैं। Rad Building has signed a contract to construct an additional bathroom, एग्जाम्पल क्या करें, फॉर अ कस्टमर, एंड promised to customer to provide all building material, ईंटें, बजरी, सीमेंट, सैनिटरी वेयर, सारे वो जो है वो वॉश बेसन और सारे फ्लश फ्लूश सैनिटरी वेयर भी आ गए, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी आ गई, और लेबर भी, मिस्त्री भी भेजेगा, और वो क्या कहते हैं उसको, प्लम्बर भी भेजेगा। बिल्डर है ना, बिल्डर, रैड बिल्डिंग कंपनी है, ठीक है। अब बज़ाहिर क्या नज़र आ रहा है कि मटेरियल है, सैनिटरी वेयर है, इलेक्ट्रिकल है और लेबर, तो विद इन इट सेल्फ तो ये सब के सब क्या है? डिस्टिंक्ट, लेकिन हमारा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बाथरूम बनाना है। तो फिर ये ऐसे कंबाइन होंगी सारी चीज़ें कि एक बर्गर बन जाएगा। तो explain whether the goods or services contained contract are capable of being distinct. Yes, they are capable of being distinct. Whether goods or services are distinct in the context of contract, नहीं, उसकी वजह क्या है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? टू कंस्ट्रक्ट अ बाथरूम, ठीक है। एक्सप्लेन वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स वन और मोर ऑब्लिगेशन, वन, ठीक है जी। अच्छा अब ये तो हो गया आसान वाला, आगे वो कहता है अब उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, तो हमने उसको कहा कि चलो पढ़ो जरा। एक्सप्लेन वेदर गुड्स और सर्विसेज कंटेन द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट इफ द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो इंक्लूड अ प्रॉमिस टू रिपेयर द एग्जिस्टिंग गटर्स ऑफ कस्टमर्स हाउस। अब वो काम तो चल ही रहा था, हमने उसे कहा कि यार ऐसा है कि अब तुम आ ही गए हो, तो तुम ऐसा करो, गटर भी काफ़ी अर्से साफ़ नहीं हुए हैं, तो ये गटरों की सफाई का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अब शक्लें ना बनाएं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ज़िंदगी का हिस्सा हैं, आपके सामने कई दफ़ा ज़िंदगी में आएंगी। आज अजय नहीं आया, ताड़े माँ पे तो सामने आ रही हैं, तो साढ़े सामने भी आ जानी है। शक्लें बनाते हैं, पता नहीं क्या हो गया तो तुम्हारे साथ ही क्यों करते हैं वैसे, आपस की बात है। अच्छा सुने, तो अर्ज ये है जी कि ये गुड्स, ये एक बाथरूम का एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुआ था, अगर गटर की सफाई का या रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये 2 ही चीज़ें फिलहाल याद, तीसरी तो मैंने वैसे ही गायब की हुई है ताकि आपको मिक्स ना हो, 2 ही चीज़ें कही हुई हैं। क्या ये बाथरूम का बनना और गटर की सफाई, ये दोनों
एक इनपुट के तौर पे इंटीग्रेट होके कंबाइंड। अच्छा, दिमाग में बर्गर क्यों आ रहा है तुम्हारे? क्यों आ रहा है? मैं तो ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो बाथरूम है और ये जो गर्डर की रिपेयर है, क्या ये इस तरह से कंबाइन करके कोई गटरी बाथरूम बन रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या ये कोई बाथरूम को मॉडिफाई कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग गटर भी आ जाए कस्टमर के घर का, तो ये अलग ऑब्लिगेशन होगी और बाथरूम अलग होगा। सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्ट बाथरूम और रिपेयर, ठीक है जी, डन हो गया। इसको पढ़ लीजिएगा, कोई मसला होगा नहीं। अच्छा, अब मैंने पास पेपर तो करवाना है, बस ये एग्जांपल पढ़ लें। फिलिप्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल एन ओवन, परफॉर्म इंस्टॉलेशन, 1 year मेंटेनेंस। अलग अलग, नीचे वाला आंसर ना पढ़ो यार, नहीं आंसर ना पढ़ा करो ना यार। ये तीनों क्या हैं? डिस्टिंक्ट। ओवन एक जगह से खरीद ले, इंस्टॉलेशन अपने, किसी को बुलाने की क्या जरूरत है यार? डिब्बे से निकालो, एक स्विच होता है, उसको सॉकेट में लगाओ, ऑन करो, उसके बाद उसमें कुछ खाने के लिए रखो मुझे बुलाने से पहले, ठीक है, फिर उसको ऑन करो, वो जल जाएगा। यानी ये एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा था कि इंस्टॉलेशन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, सिंपल इंस्टॉलेशन है, जो कि सवाल की खामोशी केस में हम यही अज्यूम किया करेंगे, तो फिर ये अलग से ऑब्लिगेशन बनेगी, ओवन अलग, इंस्टॉलेशन अलग। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन ऐसी हो कि हम सेलर जो हैं हम ही उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो फिर स्टैंडर्ड इनको वैसे ही कंबाइन करके एक बनाएगा, जैसे थोड़ी देर पहले सॉफ्टवेयर और उसका मोबाइल कंबाइन हुआ था। फिर स्टैंडर्ड कहेगा और क्या मतलब, तुम तब तक ओवन का रेवेन्यू बुक ही नहीं कर सकते जब तक तुम इंस्टॉल ना कर दो। लेकिन ऐसी कोई बात जब होगी तो वो फिर सवाल खुद बताएगा। फिलहाल सिंपल इंस्टॉलेशन की बात हो रही थी, ठीक है। तो क्या है जी कि फिलिप्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओवन बेचेगा, साथ ही उन्होंने कहा है हम अपना लड़का भेजेंगे सर, फिटिंग भी कर देगा। क्या कर देगा? या एसी खरीदा तो एसी की इंस्टॉलेशन कहते हैं जी आप खरीदें हमारे साथ, इंस्टॉल हम करके देंगे, सर्विस देते हैं ना ऐसे लोग, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे गरीब वालों ने तो खैर दिया कभी नहीं इस तरह से काम, चलो खैर गरीब है, हायर वाले जो है वो कह रहे हैं भाई कर रहे हैं कि हायर वाले कहते हैं कि आप हमसे एसी खरीदें, ठीक है, आपको इंस्टॉलेशन फ्री देंगे। अब हायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हायर की दो ऑब्लिगेशंस हैं, एक वो एसी डिलीवर करेंगे, दूसरा उन्होंने बंदे रखे हो, स्टाफ रखा हो जिनको तनख्वाहें देते हैं, वो आपको तो फ्री में इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, तो वो लोग जाएंगे, वो अपना पेट्रोल लगा के जाएंगे, वहां पे काम करेंगे, उनसे तनख्वाह भी लेंगे। तो इसलिए हायर के ऊपर दो ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, एक एसी और दूसरा इंस्टॉलेशन। डिस्टिंक्ट है, क्यों? एसी हायर से खरीदें, इंस्टॉलेशन अपने इलेक्ट्रिशियन से करवा लें, आपकी तसल्ली उसी पे, ठीक है। और अलग मार्केट में सिर्फ एसी लोग बेच भी रहे हैं और अलग इंस्टॉलेशन कर भी रहे हैं। निशानियां हैं अकल वालों के लिए कि ये गुड सर्विस क्या है? डिस्टिंक्ट। और कॉन्टेक्स्ट के कॉन्ट्रैक्ट में भी ये कोई ऐसी कंबाइंड इनपुट नहीं है कि एक इंटीग्रेटेड एसी बन रहा है कोई अजीब सा, है जी, जो चलता हुआ ही आ रहा है रास्ते में, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना, ठीक है, ना ही कोई मॉडिफिकेशन हो रही है। इसलिए गुड सर्विसेज क्या है? डिस्टिंक्ट हैं इन इट्स ओन और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ये कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड एसेट आपने खरीदा है जो कि आप को पता ही नहीं है कि क्या है, और ये उसने आकर ही आपके, या मिसाल के तौर पे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना, अब वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कॉलेज वालों ने सॉफ्टवेयर कहा जी हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है। अब वो जाएं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास, वो कहें जी होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, हर रोज़ तो बच्चों ने बिरयानी खानी होती है, उन्होंने सुना हुआ था, ठीक है, तो आप यही ले जाएं। क्या करें कॉलेज वाले, उनके किसी काम का है, तो कहेंगे नहीं यार ये सॉफ्टवेयर नहीं, इसको चेंज करो हमारे हिसाब से। तो ये सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा होगा, और ये कोडिंग वगैरह वही आके यहाँ पे बैठ के करेगा और हमारे हिसाब से करके देगा, ये आगे पढ़ना है इंशाल्लाह हमने, ठीक है। तो फिर स्टैंडर्ड कहेगा कि ये दो नहीं, ये एक ही ऑब्लिगेशन है। खैर छोड़ें इस बात को, वापस आए, सिंपल से सवाल चल रहे हैं, किस तरह चल पड़े आप लोग। ओवन बेचा, इंस्टॉलेशन सर्विसेज ऑफर की और 1 साल मेंटेनेंस देंगे, तो ये 3 ऑब्लिगेशंस हैं, 3 विद इन इटसेल्फ भी डिस्टिंक्ट हैं और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट। तो इस तरह से 3 ऑब्लिगेशन, पहले दिन सवाल किया था, होंडा ने गाड़ी बेची और सर्विसेज का मुआहदा किया, यहाँ पर फिलिप्स ने ओवन बेचा है, हम इंस्टॉल कर देंगे ये बोला है, और सर्विसेज 1 साल तक देंगे, ठीक है। 3 ऑब्लिगेशन, क्योंकि गुड्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं विद इन इटसेल्फ भी और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही कि कोई इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट बना रहे हैं,
या ऐसे मॉडिफिकेशन हो रही है कि वो चेंज ही हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही, तो फिर इसका मतलब डिस्टिंक्ट ही है। तो फिर 3 ऑब्लिगेशंस बनेगी और आपने एक एक का एसी पहुंचाएंगे, एसी डिलीवर करेंगे, एसी का रेवेन्यू फिलिप्स वाले, ओवन का रेवेन्यू फिलिप्स वाले रिकॉर्ड कर लेंगे। अगले दिन या उस दिन शाम को उनका बंदा आएगा, नुमाइंदा आके उसको इंस्टॉल करेगा, तो इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू वो रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, उन्होंने तो ये कहना है भाईजान ये काम जो है ओवन, फिर इंस्टॉलेशन और फिर सर्विस, यह जी इकट्ठा 200 रुपए में आपको। वैसे हम ओवन 150 का बेचते हैं, इंस्टॉलेशन आप किसी बंदे से करवाएं तो 20 रुपए उस पर लगते हैं और तकरीबन 50 रुपए 1 साल की सर्विसेज का मुआयदा होता है। तो ये 220 रुपए वाला काम आपको 200 में करके दे रहे हैं। अब समझ आ रही बात की। अब ये एलोकेशन हो जाएगी और ओवन डिलीवर करके इसका रेवेन्यू बुक कर लेंगे। 2 दिन बाद इंस्टॉल करके आएगा आपका बंदा, तो उसका रेवेन्यू, आपकी लायबिलिटी है ना, उसका रेवेन्यू बुक कर लेंगे और उसके बाद फिर जितनी सर्विस देते जाएंगे रेवेन्यू बुक करते जाएंगे। इस साल में 2 महीने दें 2 महीने, 6 महीने दें 6 महीने। गॉट इट? एक मिनट और मैं एक मिनट में मैं माफ़ी मंगना वा, मैं कुछ कहता सी तो मैनू माफ़ भी कर दिया करो। मुझे ये तो देखने दो कि आपको कौन कौन सी एग्जाम्पल्स होमवर्क में देनी है। हाँ नहीं है होमवर्क, ये पढ़ लेना जब कभी पेपर से पहले दिल करे। वैसे बेहतर है आज पढ़ लेना, मैं कल फिर आपको इसका ज़रा सिंप्लीफाइड सोल्यूशन दूंगा। मतलब ये ना स्टैंडर्ड से उठाकर एग्जाम्पल और बीच में सोल्यूशन चल पड़ता है, तो आप एक इसको अच्छी तरह से, ये एक ही एग्जाम्पल है, 11A 11B है मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड की। बहरहाल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये 3 एग्जाम्पल्स अब आपने पढ़नी है, जिनमें से मेरी बात सुन लें। ये 11 एग्जाम्पल है, इसमें केस ए है जिसके अंदर उसने आपको कहना है कि सॉफ्टवेयर और उसकी जो कस्टमाइजेशन है वो या इंस्टॉलेशन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, तो डिस्टिंक्ट रखा है उसने। और दूसरे केस के अंदर उसने कस्टमाइजेशन को सिग्निफिकेंट कर दिया है। सिर्फ अंग्रेजी पढ़नी है, मुश्किल है, स्टैंडर्ड की ओरिजिनल एग्जाम्पल है, वहीं से सोल्यूशन है। कल आपको मैं इसका सोल्यूशन दूंगा, वो जो आपने जस्ट एक बार रीड करना है आपके हिसाब से, ज़रा जैसे कंफर्टेबल आप होते हो। ठीक है जी? जी हाँ, तो ये क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के अंदर एग्जांपल्स ऐसी दी होती हैं ना, तो जस्ट एक बार रीड करना है आपने, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर आपको मैं आपके हिसाब से सोल्यूशन बना हुआ है, लेकिन जान के आज नहीं लेके आया, बना हुआ है, कल फोटोकॉपी दे दी जाएगी, बना हुआ है। इसलिए नहीं दिया गया कि एक नज़र आप इस पर डालें, फिर आपको थोड़ी आसानी महसूस होगी उसको, हाँ अच्छा यार ये बात तो हम वहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, ज़रा ये ज़्यादा बेहतर हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात, एग्जाम्पल 12 को छोड़ें, क्या करना है उसको आपने, एग्जाम्पल 13 भी आपने रीड करनी है। ठीक है, बहुत आसान बातें, इसका सोल्यूशन ये ऐसे ही है आपकी मर्जी के मुताबिक। ठीक है जी, अब ब्रेक करते हैं 10 मिनट की, इंशाल्लाह उसके बाद पार्ट सी शुरू करते हैं।